गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने सेंसरी ऑर्गन में आई स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। आई के अंदर मैंने आपको तीन वो बताई थी, दैट इज द फाइब्रस ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक एंड द न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। फाइब्रस वाला तो अपना दोनों उसमें कॉर्निया स्क्लेरा दोनों कंप्लीट कर चुके। वैस्कुलर ट्यूनिक के अंदर कितनी लेयर्स बताई थी, कौन कौन सी? कोरोइड लेयर, हाँ, सीलियरी एंड आइरिस। तो अपन को आज कहां से स्टार्ट, कोरोइड लेयर पढ़ चुके, सीलियरी लेयर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास पढ़कर बैठे हो क्या? लिम्बस बताया था कुछ लास्ट क्लास में टर्म मैंने, क्या होता है लिम्बस? कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच के जॉइंट को हम लोग लिम्बस बोलते हैं। तो आपके वैस्कुलर ट्यूनिक के अंदर ये जो सीलियरी लेयर है, कोरोइड लेयर तो हो चुकी है कि वो आउटर मोस्ट लेयर है। सीलियरी लेयर जो है इट इज द स्वेलन पोर्शन, एक स्वेलन पोर्शन है विच लाई जस्ट बिलो द लिम्बस। लिम्बस के, अब लिम्बस आपको क्लियर ही है क्या होता है, तो ये वाली जो लेयर है एक स्वेलन पोर्शन है जो कि लिम्बस के जस्ट नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीलियरी बॉडी के अंदर आपको सीलियरी प्रोसेस और सीलियरी मसल्स ध्यान रखने हैं। तो इसके दो, मतलब इसमें जो सीलियरी प्रोसेस होते हैं ये आपके आई बॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो सीलियरी मसल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रेडियल एंड द मेरिडियनल मसल्स, ठीक है। ये जो आपका मेरिडियनल मसल है, दो बताए ना, रेडियल नहीं सॉरी, सर्कुलर एंड मेरिडियनल। ये जो मेरिडियनल मसल है आपका, इसका एक तो होता है आउटर एंड और एक होता है इनर एंड। तो इसका जो इनर एंड होगा उस मसल का, वो तो आपकी कोरोइड लेयर से अटैच्ड होता है, और जो आउटर एंड है वो आपकी स्क्लेरोटिक लेयर से अटैच्ड होता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द सीलियरी लेयर। ये तीन चार पॉइंट्स ही हैं, लिख लो इसे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इट इज द swollen portion which lie just below the limbus. इसके बाद सीलियरी लेयर में सीलियरी प्रोसेस होता है, इट हैज ciliary process which lie just below which projects in the eyeball. ठीक है, इसके पास दो सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होती है। It have two ciliary muscles. एक तो है आपकी सर्कुलर मसल और दूसरी है आपकी मेरिडियनल मसल। अब इसके इनर एंड और आउटर एंड की बात करेंगे। तो इनर एंड ऑफ मेरिडियनल, ये किससे अटैच्ड होता है आपका? इट इज अटैच्ड विद द कोरोइड लेयर। वैस्कुलर ट्यूनिक की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी उससे अटैच्ड होता है। इट इज अटैच्ड विद कोरोइड लेयर, और इसका ही जो आपका आउटर एंड होगा ये किससे अटैच्ड होगा? एंड आउटर एंड
इट इज अटैच्ड विथ स्क्लेरोटिक लेयर। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई सीलियरी लेयर। तीसरी लेयर का नाम क्या था इसके अंदर? आइरिस। ठीक है, आइरिस के अंदर क्या है, अपने वैस्कुलर ट्यूनिक के अंदर जो सबसे पहली लेयर पड़ी थी दैट इज द कोरोइड लेयर। आपकी जो कोरोइड लेयर होती है ये आपकी स्क्लेरोटिक लेयर से, स्क्लेरोटिक लेयर कौन सी है आपको पता है ना? फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर कॉर्निया और स्क्लेरोटिक लेयर थी, तो कॉर्निया और स्क्लेरा उसी के अंदर थे ना। ठीक है, तो कोरोइड लेयर और द वैस्कुलर ट्यूनिक इट सेपरेट फ्रॉम द स्क्लेरोटिक लेयर, inclined toward inner side and form a colored screen, it is called iris। समझ में आया? मतलब जो आपकी कोरोइड लेयर है यानी कि वैस्कुलर ट्यूनिक जो है ये आपकी स्क्लेरोटिक लेयर से कैसे सेपरेट होगी? इनर, इसकी अंदर की साइड में, इनर साइड में एक इंक्लिनेशन बनाते हैं और एक कलर्ड स्क्रीन होती है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, इसकी जो मसल्स होती हैं, मसल्स ऑफ आइरिस, दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन बता रही हूँ कि इसकी जो मसल्स है आपकी आइरिस की एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है, जबकि इसकी बॉडी की जो मसल्स है दे आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, चलो फिर उसके बाद प्यूपिल के बारे में है कि ये क्या है, पर उसके पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए कोरोइड लेयर और द वैस्कुलर ट्यूनिक, एक ही चीज है, वैस्कुलर ट्यूनिक का ही पार्ट है आपकी कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर और वैस्कुलर ट्यूनिक separates from the sclerotic layer। स्क्लेरोटिक लेयर, फाइब्रस ट्यूनिक की दो पार्ट्स पढ़े थे अपन ने, दैट इज द कॉर्निया एंड द स्क्लेरोटिक लेयर। तो ये वैस्कुलर ट्यूनिक आपके फाइब्रस ट्यूनिक के जो स्क्लेरोटिक लेयर वाला जो पार्ट है इससे सेपरेट होगी, इंक्लाइंड, कैसे? इंक्लाइंड टुवर्ड इनर साइड, इसका जो इंक्लिनेशन है वो अंदर की तरफ होता है, इंक्लाइंड टुवर्ड इनर साइड and colored screen is formed and form a colored screen। इसको अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, समझ में आ गया ये? फिर मैंने आपको इसके मसल्स के बारे में बताया कि आइरिस की मसल कैसी है। तो मसल ऑफ आइरिस दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, आइरिस की मसल तो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, whereas the muscle of body it is mesodermal in origin। प्यूपिल क्या होता है? मतलब इसकी कैविटी के सेंटर में एक अपार्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और इसके थ्रू, प्यूपिल के थ्रू ही आपकी लाइट जो है ये एंटर करती है आपके आईबॉल के अंदर। दो मसल्स हैं इससे रिलेटेड,
आइस उसमें एक तो है आपकी रेडियल डायलेटरी मसल और एक है आपका सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। दोनों को ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है। पहले प्यूपिल के बारे में इतना लिख लो। तो देयर इज एन अपार्चर in the center of cavity which is called pupil। और लाइट इसी के थ्रू एंटर करती है आपके आई बॉल के अंदर। Light enter through pupil in the eyeball। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये मैंने आपको बताया दो मसल्स हैं रिलेटेड विद द आइरिस, दैट इज द रेडियल डायलेटरी मसल एंड द सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। ठीक है, तो लिख लो देयर आर टू मसल्स related with iris, that is कौन कौन सी है? It is the radial dilatory muscle and the circular sphincter muscle। अब मैं इसको आपको याद करने का एक तरीका बता रही हूं कि किसको कैसे याद कर लेना। डायलेशन का मतलब समझते हैं? हिंदी मीन क्या होता है इसका? डायलेटरी मसल है, डायलेटरी मसल डायलेशन करवाएगी। डायलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन। ठीक है, स्फिंक्टर में इसका मान लो आप मतलब इसका एक्सपेंशन तो ऐसे अपोजिट करके याद रख लेंगे कि जो दूसरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी शुरुआत में। ठीक है, तो क्या होता है, अब मैंने आपकी दो मसल बताई ना, तो इसमें आपकी जो रेडियल डायलेटरी मसल है ये आपकी आउटर अनस्ट्राइटेड मसल होती है। ठीक है, आउटर अनस्ट्राइटेड मसल है। अब मैंने बताया नाम की डायलेटरी, तो ये मसल जो है दिस मसल एक्सपैंड इन आइरिस ब्रेड्थ वाइज। अब कैसा एक्सपेंशन होगा? तो उसकी विड्थ वाइज जो है, ब्रेड्थ वाइज जो है इसका एक्सपेंशन होता है आपके आइरिस के अंदर। अगर इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से आपके आइरिस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, वैसे तो होता क्या है, दिस मसल एक्सपेंड इन आइरिस ब्रेड्थ वाइज, लेकिन अगर इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका आइरिस जो है, अब आइरिस क्या है, क्लियर हो गया होगा, तो आपके आइरिस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से आपका जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल क्या है समझ में आ गया ना अभी? और प्यूपिल जो है ये आपके इसका डायमीटर बढ़ जाता है। ये आपकी डिम लाइट की प्रेजेंस में होता है और ये जो फिनोमेना मैंने आपको बताया ये डिम लाइट की प्रेजेंस में होता है और इसे अपन बोलते हैं मिडरियासिस। आपने देखा होगा मतलब कम लाइट होती है तो प्यूपिल का डायमीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और ज्यादा होती है तो डायमीटर कम हो जाता है। तो ये समझ में आया आपको? रेडियल डायलेटरी मसल्स के अंदर क्या है कि आउटर अनस्ट्राइटेड मसल है, ये मसल जो है इट एक्सपेंड इन आइरिस ब्रेड्थ वाइज। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आइरिस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और प्यूपिल का जो डायमीटर है ये इंक्रीज हो जाएगा। ये आपकी डिम लाइट की प्रेजेंस में होता है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मिडरियासिस। इसमें तो मिडरियासिस देखने को मिलता है, इसमें मायोसिस होता है। मायोसिस क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। मिडरियासिस समझ में आ गया आपको? ये लिख लिया सभी ने? हटा दूं इसे? एक चीज मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, स्क्लेरोटिक लेयर लिखा है, इसमें बच्चे करेक्शन कर लेना। मैंने आपको बताया था ना दो सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द सर्कुलर एंड द मेरिडियनल मसल। इनर एंड तो सही बताया कि इनर एंड जो है आपके मेरिडियनल का ये तो आपके कोरोइड लेयर से अटैच्ड है। इसका जो आउटर एंड होता है ये मैंने लिखा है स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक लेयर नहीं, आपका लिम्बस वाला जो पार्ट है दैट इज द कॉर्नियल स्क्लेरोटिक जंक्शन, उससे कनेक्ट होता है। ये स्क्लेरोटिक लेयर की जगह वो लिख लो, इट इज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन।
ठीक है। चलो तो ये हो गया। चलो हेडिंग डाल लो। अब रेडियल डायलेटरी मसल एक्सप्लेन तो कर चुके हैं अपन, इसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला मसल है इसके अंदर आपका रेडियल डायलेटरी मसल। इट इज outer unstriated muscle which expand in iris widthwise. अगर इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका आयरिस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल, इट कॉन्ट्रैक्ट द आयरिस and the diameter of pupil is increased at that time. ये आपकी डिम लाइट की प्रेजेंस में होता है। इट अकर इन डिम लाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मिड्रियासिस। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। रेडियल डायलेटरी मसल, मिड्रियासिस प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। इसमें क्या होता है? वो तो थी आपकी रेडियल डायलेटरी मसल, तो आपकी कौन सी है? आउटर अनस्ट्राइटेड मसल। ये जो मसल है इट इज स्कैटर्ड इन द इनर पार्ट ऑफ द आई। ठीक है। उसमें आपका एक्सपैंड होता था सबसे पहले विड्थ वाइज। ये जो मसल है इट कॉन्ट्रैक्ट इन द आयरिस। ठीक है। और ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से आपकी जो आयरिस जो है इसके अंदर होता है एक्सपेंशन। उसमें तो क्या होता था? रेडियल डायलेटरी मसल के अंदर अगर आपके आयरिस के मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता था तो उसकी वजह से आयरिस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता था और प्यूपिल जो था उसका डायमीटर बढ़ता था। लेकिन आपकी जो सर्कुलर स्फिंक्टर मसल है इसमें क्या होता है? अगर आपकी मसल के अंदर, इसमें मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से आपके आयरिस का एक्सपेंशन, उसका वो ब्रेथ वाइज जो है वो एक्सपैंड होगा और प्यूपिल जो है उसका डायमीटर डिक्रीज होता है। ठीक है। मतलब इसका उल्टा है, प्यूपिल का डायमीटर इसमें इंक्रीज होता है तो इसमें डिक्रीज होता है। बस एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन लेकिन आपके आयरिस के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। ये डायमीटर ऑफ प्यूपिल उसकी डिक्रीज होगा। ये आपकी डिम लाइट में होता था, ये आपकी हाई लाइट में होगा। इस प्रोसेस को बोला मैंने, इट इज कॉल्ड मिड्रियासिस, और ये होता है आपका मायोसिस। ठीक है। समझ में आ गया पूरा?
मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, आयरिस जो है इसमें इट एक्सपैंड ब्रेथ वाइज एंड डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज डिक्रीज्ड, इट अकर इन हाईलाइट एंड इट इज कॉल्ड मायोसिस। क्लियर? सिर्फ एक ही पॉइंट शुरुआत का आपको ध्यान रखना है। चलो लिख लो इसे। दिस इज स्कैटर्ड, contraction of this muscle expand the iris breadthwise and diameter of pupil it is decreased in highlight। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड मायोसिस। क्लियर? आगे समझ में, ये हो गए आपके वास्कुलर ट्यूनिक की तीनों लेयर। ठीक है, कॉरॉइड लेयर, सीलियरी बॉडी एंड द आयरिस, तीनों के तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आयरिस की मसल्स, जो दो मसल्स हैं इसके अंदर, दैट इज द रेडियल डायलेटरी मसल एंड द सर्कुलर स्फिंक्टर मसल, ये भी अपना हो चुका। नेक्स्ट अपना क्या बचा हुआ है, इट इज द न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। ठीक है, जो थर्ड लेयर है, ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। अब पढ़कर बैठे हो ना, तो बताओ कितनी लेयर्स बताई थी मैंने, कितनी लेयर्स है अब इसके अंदर, कौन कौन सी है? हाँ, देख के तो नहीं बता रहे ना। हाँ, पिगमेंटेड, बस अटक दी गाड़ी पिगमेंटेड पे। हाँ, गैंग्लियोनिक, एक और है सेंसरी। ठीक है, तो अब आपको पता है कि फाइब्रस ट्यूनिक आपकी आउटर मोस्ट लेयर थी। ठीक है, वैस्कुलर ट्यूनिक आपकी मिडिल हो गई, तो न्यूरोसेंसरी आपकी इनर मोस्ट लेयर है आई बॉल की। ठीक है, तो लिख लीजिए इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। ये स्पेस नहीं है बीच में, थोड़ा सा ऐसा हो गया ये। ठीक है, it is divided into 3 layers। सबसे पहली लेयर का नाम क्या है? पिगमेंटेड लेयर। तो ये जो ये पिगमेंटेड लेयर, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। किसके आउटर मोस्ट? ये जो इनर मोस्ट लेयर के अंदर भी आउटर मोस्ट लेयर है आपकी पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, आज से मत समझना आउटर मोस्ट कैसे हो गई, इसका पार्ट है ना न्यूरोसेंसरी का। तो इस इनर मोस्ट लेयर की भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, तो उन 3 लेयर में सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है पिगमेंटेड लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिलेटेड विद इट्स नेम,
इसमें नाम ही क्या है, पिगमेंटेड लेयर। तो यानी कि इस लेयर के अंदर आपकी जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस पिगमेंट को हम बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट के बारे में कल बताया था ना मैंने। आपकी आई का ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन जो कलर है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट मेलानिन पिगमेंट। समझ में आ गया, नाम से ही इजी है ये तो, कि इस लेयर के अंदर जो भी सेल्स होंगी दे आर पिगमेंटेड, और वो पिगमेंट कौन सा है आपका, मेलानिन। ठीक है, तो लिख लीजिए इन सेल्स ऑफ दिस लेयर pigment is present which is called melanin। मेलानिन पिगमेंट जो है ये आपकी इस लेयर में प्रेजेंट होता है। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द पिगमेंटेड लेयर। नेक्स्ट आपकी क्या थी, सेंसरी लेयर। स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स जो होती है ये लेयर्स में प्रेजेंट होती है। रोड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोड्स एंड कोन्स दे आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। नाम आपने सुना होगा, भले ही फंक्शन इतने अच्छे से ध्यान नहीं हो, अगर है नाम सुना, फंक्शन नहीं याद, पहले ही क्लियर कर दिया कि पूछ मत लेना, याद नहीं है, ठीक है। तो रोड्स और कॉन्स जो है ये आपकी इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए this layer is made up of specialized sensory cells। and rods and cones, they are present in this layer। ठीक है, अब रोड्स और कॉन्स के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, तो रोड्स और कॉन्स के बारे में मैं आपको बताती हूं। ये लिख लिया क्या सभी ने, हटा दूं इसे। सबसे पहले आपके रॉड्स के बारे में बात करें तो जो रॉड्स हैं ये आपकी, ध्यान से सुनना, लॉन्ग, थिन और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर या फिर सेल्स होती है। ठीक है, ये नंबर में बहुत ज्यादा हाई इन नंबर, अबंडेंट सेल्स होती हैं। ये कितनी होती है, 1200 लाख। ठीक है, 1200 लाख सेल्स जो है रॉड्स की प्रेजेंट होती है आपकी। कैसी सेल्स है आपको बता दिया कि लॉन्ग है, थिन है और सिलेंड्रिकल है। अबंडेंट इन नंबर दैट इज 1200 लाख। ठीक है, रॉड्स क्या करती है, लाइट और डार्क के बीच में डिफरेंशिएट करती है। ये आपकी जो रॉड्स होती हैं ये एज कंपेयर टू कोन्स ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर R फॉर रॉड एंड R फॉर रोडोप्सिन। तो एक पर्पल कलर का पिगमेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है रॉड्स के अंदर, और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट या फिर विजुअल पर्पल। ठीक है, यही पॉइंट्स आपके रॉड्स के बारे में। खाली क्या क्या बताया मैंने कि लॉन्ग, थिन, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, नंबर में बहुत ज्यादा है, दैट इज 1200 लाख। ये आपकी किसके बीच में डिफरेंशिएट करती है, लाइट एंड डार्क के बीच में। ठीक है, फिर क्या बताया मैंने कि इसके अंदर, हाँ, ये ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द कोन्स। इसके अंदर एक पर्पल कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट या फिर विजुअल पर्पल। ठीक है, ये तो हो गया रोड्स के बारे में। कॉन्स के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा थोड़ा अपोजिट करते जाओ। मैंने रोड्स बोला लॉन्ग, तो ये होंगी स्मॉल। मैंने रॉड्स बोली थी थिक, तो ये होती है थिन। तो थिन और स्मॉल सेल्स हैं आपकी कोन्स। ठीक है, कोन्स ये 1200 लाख थी नंबर में, 65 लाख होती है कोन्स। ठीक है,
फिर मैंने बताया था रोड्स क्या करती हैं, आपके लाइट और डार्क के बीच में डिफरेंशिएट करती हैं, लेकिन कोन्स आपकी लाइट की प्रेजेंस में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, मतलब आप कलर्स, किसी किसी को आपको पता होगा ना, कलर डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, मतलब उनको दिखता है लेकिन वो कलर नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, सुना है आप लोगों ने? दिख रहा है पर कलर में पहचान नहीं कर पाते, वो कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इट इज ड्यू टू दैट डिफेक्ट। ठीक है, तो कोन्स क्या, रॉड्स तो सिर्फ लाइट और डार्क में डिफरेंशिएट कर रही हैं, लेकिन कोन्स आपकी लाइट की प्रेजेंस में जो डिफरेंट कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करती है। समझ में आया? ठीक है, फिर मैंने आपको रॉड से बताया रोडोप्सिन पिगमेंट विच इज ऑफ कौन से कलर का था, पर्पल कलर का। कोन्स के अंदर होता है आइडोप्सिन पिगमेंट, आई वाला। ठीक है, आइडोप्सिन पिगमेंट, उसको अपन विजुअल वायलेट भी बोलते हैं, यानी कि वायलेट कलर का होता होगा। ठीक है, आया समझ में? इतना समझ में आ गया रॉड्स और कोन्स के बारे में? ये पॉइंट्स लिख लो आप। तो लिखिए, रॉड्स आर, कैसी हैं ये, लॉन्ग, थिन एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर या फिर सेल। They are abundant in number. कितनी होती है ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, दे आर 1200 लाख। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था रॉड्स डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क। लाइट और डार्क के बीच में जो है आपके रूट्स जो है ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि आपके रॉड्स जो है दे आर मोर सेंसिटिव देन कोन्स। ठीक है, फिर एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में कि रॉड्स के अंदर एक पर्पल कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो लिख लीजिए ए पर्पल colored pigment which is called rhodopsin या फिर visual violet, it is present in rods। हाँ सॉरी, visual purple। मतलब सो तो नहीं रहे आज क्लास में। rhodopsin और visual purple is present। ये सारे पॉइंट्स तो हो गए आपके रॉड्स के बारे में कि रॉड्स आपकी लॉन्ग, थिन और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, 1200 लाख है, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क, मोर सेंसिटिव देन कोन्स, और रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल पिगमेंट जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप सब ये सब पॉइंट्स लिख लिए कोन्स के बारे में। तो कोन्स अपोजिट कर दो, कोन्स आर small and thin, कितनी होती है ये भी लिख लो, इट इज 65 लाख। फिर मैंने यार थिन लिखा है, थिक है ये, हाँ वो थिन है, ये थिक है। ठीक है, फिर कोन्स क्या करते हैं, कोन्स
differentiate between different colors in light. ठीक है, और इसके अंदर आपका कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? आयोडोप्सिन, दैट इज द विजुअल वायलेट. ठीक है, लिख लो. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है. अभी आपको रॉड्स और कोन्स के बारे में पता लग गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर क्या है? तो आपके रॉड्स और कोन्स के जस्ट नीचे की साइड अ लेयर ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, न्यूरॉन सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. फिर मतलब अब आप एक इमेज बनाओ कैसे क्या हो रहा होगा. रॉड्स और कोन्स है, उसके जस्ट नीचे मैंने बोला एक न्यूरॉन सेल की एक लेयर प्रेजेंट है जिसे मैंने नाम दे दिया आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. इस लेयर के जस्ट आफ्टर दिस लेयर, ठीक है, एक बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है. और ये जो बाइपोलर न्यूरॉन के पास क्या होता है? इट हैज डेंड्रॉन एंड वन एक्सॉन. ठीक है, डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होता है बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर. और ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, इट इज द स्पेशलिटी ऑफ रेटिना. मतलब रेटिना के ये स्पेशलिटी है आपके रेटिना की. रेटिना के अंदर आपको बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको कि इसके जस्ट नीचे मैंने आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बताई. उसके बाद आपकी बाइपोलर न्यूरॉन सेल की लेयर होती है, बाइपोलर न्यूरॉन लेयर होती है. बाइपोलर न्यूरॉन लेयर में क्या होता है? एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होगा बाइपोलर न्यूरॉन में. और बाइपोलर न्यूरॉन का प्रेजेंट होना इट इज द स्पेशलिटी ऑफ रेटिना. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बॉडी में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मिलेंगे आपको. यहां तक तो समझ में आया. फिर उसके बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स वगैरह के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं. ये लिख लिया सभी ने? हटा दूं? ये सारा आपका न्यूरोसेंसरी सेल के अंदर चल रहा है अभी. ठीक है, तो a layer of neuron cell, it is present just below the न्यूरॉन सेल की लेयर जो है इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द रोड्स एंड कोन्स. एंड इट इज कॉल्ड आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. ठीक है, ये हो गई आपकी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. इसके बाद लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होती है. देन द लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? हाँ, bipolar neuron, they have dendron and one axon. डेंड्रॉन और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है. एंड बाइपोलर न्यूरॉन जो है इट इज द स्पेशलिटी ऑफ रेटिना.
रेटिना की स्पेशलिटी है आपके बाइपोलर न्यूरॉन का प्रेजेंस होना, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बॉडी में होती है आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन। रेस्ट ऑफ द बॉडी हैव मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने इतना। इसके बाद क्या होता है, ये तो आपको पता लग गया कि ठीक है बाइपोलर न्यूरॉन आपके रेटिना की स्पेशलिटी है और बाकी की जो बॉडी के अंदर आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स पता होने चाहिए अब क्या होते हैं, डेंड्रॉन के टर्मिनल एंड्स पता होगा ना, अब टर्म्स तो क्लियर है। इसके जो डेंड्राइट्स हैं दे फॉर्म सिनैप्स विद, किसके साथ सिनैप्स बनाते हैं ये मैंने आपको ये लिखा है ना, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ये इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, एक हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होती है बिलो द रॉड्स एंड कोन, जिसको अपन ने बोला आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ये लेयर आपके रॉड्स एंड कोन्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, इसको जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करवाती है रॉड्स एंड कोन को, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। और इसके जो डेंड्राइट्स हैं दे फॉर्म सिनैप्स विद द रॉड्स एंड कोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, मैंने आपको आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कौन सी है, तो आपके जो एक्सॉन जो होते हैं, ठीक है, एक्सॉन दे आर जॉइंटेड टुगेदर बाय नर्व सेल। एक नर्व सेल के थ्रू आपके एक्सॉन्स जो हैं ये आपस में जुड़ते हैं। इस नर्व सेल का नाम है आपकी एमेक्राइन सेल। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स में आपके नर्व फाइबर जो एब्सेंट होते हैं, और ये एमेक्राइन सेल की जो लेयर होती है इसी को हम लोग बोलते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। समझ में आया? एमेक्राइन सेल कहां से आया कि आपके जो एक्सॉन्स हैं दे आर जॉइंट टुगेदर बाय अ नर्व सेल, इट इज कॉल्ड द एमेक्राइन सेल। और इस तरह के न्यूरॉन्स में आपके नर्व फाइबर होते हैं एब्सेंट, और इस एमेक्राइन सेल की लेयर को हम बोलते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सॉन्स are joined together by nerve cell called amacrine cell. In this neuron nerve fibers are absent and the layer of amacrine cell, it is called the inner plexiform layer, and the it is called inner plexiform layer. यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है सभी को, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर तक। अब एक होती है आपकी मुलर सेल। मुलर सेल क्या है, ये जो आपके बाइपोलर न्यूरॉन है ना, इनके बीच में आपकी सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स के बीच में जो सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं को अपन बोलते हैं मुलर सेल। ठीक है, तो लिख लीजिए, इन बिटवीन bipolar neurons
supporting cells are present. और इसे अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मुलर्स सेल। क्लियर यहां तक? इसमें और लिख लेना ये वाला पॉइंट, मैंने यहां पे जो एक बोला था ना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाया, ये हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, ये भी लिख लो वर्ड भी। This layer connect the rods and cones। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स को कनेक्ट करने का काम करती है आपकी ये लेयर। क्लियर? आया आपको यहां तक समझ में? इट इज ऑल अबाउट द सेंसरी लेयर। जो तीसरी टाइप की जो लेयर है इसके अंदर, इट इज द गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, इसके बारे में हम ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। गैंग्लियोनिक लेयर में क्या होता है? ये जो लेयर है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ नर्व गैंग्लिया। ठीक है, नर्व गैंग्लिया से मिलके जो है ये लेयर आपकी बनी हुई होती है। इसके अंदर, चलो ये लिख लो अपन, इसके अंदर एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, चलो ये लिख लो। आपकी सारी की सारी सेल्स के ऑप्टिक नर्व क्या होता है ये बता रही हूं मैं। तो आपकी सारी की सारी सेल्स के एक्सॉन जो होते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन होते हैं ना, एक्सॉन पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो सारी सेल के एक्सॉन ज्वाइंट होके आपस में आपकी ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व है, इट एंटर इन द रेटिना, इट पेनिट्रेट द रेटिना एंड आपके ब्रेन तक जो है ये जाती है। ठीक है, व्हाट इज दैट ब्लाइंड स्पॉट, मैंने आपको जो बोला, ये क्या होता है, आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, इट लीव्स द आईबॉल, आईबॉल को छोड़ देती है ऑप्टिक नर्व, और आपकी उसकी जगह पर रेटाइनल मसल, रेटाइनल वेस्कुलर मसल जो है ये एंटर होती है एक पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या होता है, विच इज मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर लोब। ठीक है, थोड़ा सा मीडियल और पोस्टीरियर लोब जो होती है आईबॉल का, उसके थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है। और आपके इस पॉइंट पर आपके जो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स एब्सेंट है। फोटो रिसेप्टर्स यानी कि जो लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। अब अगर वही नहीं होते इस पॉइंट पर, इस वजह से इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आ गया ब्लाइंड स्पॉट क्या है, कि ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आईबॉल और क्या आपके रेटाइनल ब्लड वेसल एंटर इट एट ए पॉइंट, उस पॉइंट को ध्यान रखना मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर लोब। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है ये एब्सेंट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, समझ में आ गया आपको ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ठीक है, चलो लिखो ये कि ये लेयर जो है गैंग्लियोनिक लेयर, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ नर्व गैंग्लिया। और ये जो नर्व गैंग्लिया है ना, ये आपके सिनेप्स, सिनेप्स का मतलब समझते हो ना, पढ़ चुके, कनेक्शन, सिनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं विद द एक्सॉन ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों थे ना, तो ये नर्व गैंग्लिया आपके बाइपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है, ये भी लिख लो।
these nerve ganglia form synapse with axon of bipolar neuron. ठीक है, फिर मैंने आपको ऑप्टिक नर्व के बारे में बताया था, नेक्स्ट पॉइंट। तो ऑप्टिक नर्व क्या है? एक्सॉन ऑफ ऑल द सेल्स are joined together they are called optic nerve. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिक नर्व। फिर आपका जो ऑप्टिक नर्व है ये रेटिना को पेनिट्रेट करते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इट इज अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके एनसीईआरटी के अंदर है अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो मैं बता रही हूं, तो लिख लीजिए कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है इट लीव्स द आईबॉल जहां इस पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, जहां समझ में नहीं आए वहां बता देना। ठीक है, ऑप्टिक नर्व leaves the eyeball और इसकी जगह पर आपकी रेटाइनल ब्लड वेसल्स जो है ये एंटर होती है एक पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा मैं डिस्कस करूंगी। एंड रेटाइनल ब्लड वेसल्स एंटर एट अ पॉइंट which is medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball, यानी कि आईबॉल का जो posterior pole है उससे मीडियल और थोड़ा सा ऊपर की साइड जो है आपका ये पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, which is just मत लिखो, and slightly above the posterior pole of eyeball. और ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट पर आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, एट दिस पॉइंट photoreceptor cells they are absent over here, just called अब एक है आपका फीवा और एक है मैक्यूला ल्यूटिया। ये क्या होता है सुनिए, तो आपका ये जो पोस्टीरियर पोल जो है आपके आईबॉल का, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल एंड लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, a yellowish
पिगमेंटेड स्पॉट, एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट आपका प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट एट द posterior pole of eyeball, lateral to the blind spot, which is called macula lutea. मैक्यूला ल्यूटिया विद अ सेंट्रल पिट, और सेंट्रल पिट को बोलते हैं अपन फीवा. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको. नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब आपको तो समझ में आ गया ब्लाइंड स्पॉट क्या है, लेकिन अभी ये जो मैंने फीविया आपको बताया है ना, ये आपका थिनेस्ट पोर्शन होता है आपके रेटाइना का थिनेस्ट पार्ट है ये. और इस जगह पर आपके कोन्स जो है, सिर्फ और सिर्फ कोन्स जो है, दे आर डेंसली पैक्ड टुगेदर. इस वजह से मतलब विजुअल एक्विटी यानी कि रिजोल्यूशन, जो विजन है, ये सबसे ज्यादा हाई रिजोल्यूशन विजन एक्विटी जो है ये आपको इस जगह पर देखने को मिलती है, बिकॉज कॉन्स आर डेंसली पैक्ड टुगेदर एट दैट पॉइंट. ठीक है, आप खुद लिख लेना. फीविया, इट इज द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द रेटिना आईबॉल. और यहां पर लिखना एट दिस पॉइंट कोन्स, ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई देयर इज हाई विजुअल एक्यूटी, ACUITY, हाई विजुअल एक्यूटी. इसके ब्रैकेट में लिख लेना रिजोल्यूशन. ये आपको यहां देखने को मिलता है. ठीक है, मतलब आपके पोस्टीरियर पोल जो है आईबॉल का, विच इज लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, यहां पर उसको बोला मैक्यूला ल्यूटिया. ठीक है, उस पर येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट प्रेजेंट होता है, उसको बोला अपन ने मैक्यूला ल्यूटिया विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड फीवा. और इस फीवा के अंदर दे हैव हाईएस्ट हाई विजुअल एक्टिविटी, दैट इज द रिजोल्यूशन पावर यहाँ की बहुत ज्यादा होती है. रीजन बता चुकी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोन्स जो है यहाँ पर दे आर डेंसली पैक्ड. क्लियर आया आपको यहाँ तक समझ में? चलो इसे नोट कर लो पहले. ठीक है, इसके बाद अपन कुछ और शुरू करें. उसके पहले एक पॉइंट ये लिख लेना कि आपका जो न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक मैंने आपको जो पढ़ाया है और द रेटिना, इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन. ठीक है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं, ये लिख लो आप. ये पॉइंट ये लिख तो लिया ना आपने, फीवर वाला आपने लिखाती नहीं, तो मेरे को भी आप पे भरोसा कम रहता है थोड़ा. लिख लिया ना ये पॉइंट सबने. ठीक है, कि विजुअल एक्यूटी जो है, दैट इज द रिजोल्यूशन, वो ग्रेटेस्ट होती है यहाँ पर, एंड इट इज द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द रेटिना. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेंस. तो एक ट्रांसपेरेंट एक्टोडर्मल और बायकॉन्वेक्स लेंस जो है, इट इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द आइरिस. अब आइरिस क्या है आपको पता ही है, कहां पर पढ़ा था? वास्कुलर ट्यूनिक में पढ़ा था क्या? तो न्यूरोसेंसरी में पढ़ा है वास्कुलर ट्यूनिक में पढ़ा है. तो एक ट्रांसपेरेंट एक्टोडर्मल और बायकॉन्वेक्स लेंस जो है, इट इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द आइरिस. ठीक है, और आपका जो लेंस है, सिलियरी बॉडी किसमें पड़ा है? तो लेंस जो है, इट इज कनेक्टेड विद द सिलियरी बॉडी बाय अ सस्पेंसरी लिगामेंट. एक सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू आपका ये लेंस जो है, ये उसकी सिलियरी बॉडी से कनेक्ट रहता है. इस सस्पेंसरी लिगामेंट को हम बोलते हैं जोन्यूल्स ऑफ जिन, या है ना. और ये जो लिगामेंट मैंने आपको जो बताया, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. इसकी वजह से इट कैन स्लाइड द लेंस एंड कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ. फोकल लेंथ तो मेरे से ज्यादा अच्छे से आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं फोकल लेंथ वगैरह क्या होता है, पता है ना आपको? एक्सप्लेन तो नहीं करूं, या फिर हो सकता है आता ही नहीं हो तो क्या एक्सप्लेन करूंगी, है? आता है ना क्या होता है? ठीक है, तो ये उसकी फोकल लेंथ को भी चेंज कर सकता है, प्लस
ये आपके लेंस को भी स्लाइड करवा सकता है, ठीक है। अब इसकी वजह से आपके दो तरह के चैम्बर्स लेंस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो आपका एक्वस चैम्बर और एक है विट्रस चैम्बर, ठीक है। एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर दोनों को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले इतने पॉइंट्स लिख लो। लेकिन लेंस क्या है? अ ट्रांसपेरेंट वो वाला लिख लिया ना कि न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक और रेटिना इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। तो अ ट्रांसपेरेंट एक्टोडर्मल एंड बाइकॉन्वेक्स lens is present just after iris, ठीक है। lens is connected with ciliary body। आपका जो लेंस है इस सीलियरी बॉडी से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू? बाय अ सस्पेंसरी लिगामेंट जिसे हम बोलते हैं called zonules of Zinn और जोन्यूल्स, ठीक है। और ये जो आपका सस्पेंसरी ये जो लिगामेंट है इट इज फ्लेक्सिबल, and can slide the lens and change its focal length। ठीक है। अब आप लोग एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया ना? सबसे पहले आप एक्वस चैम्बर के बारे में ही लिखो। एक्वस चैम्बर सबसे पहले कहां से कहां तक का पार्ट होता है ये? तो इट इज द पार्ट ऑफ आईबॉल विच लाई बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो पार्ट होता है आपके वो है आपका एक्वस चैम्बर। इसके विच इज फिल्ड विद एन एल्कलाइन फ्लूइड। एक एल्कलाइन फ्लूइड जो है इसके अंदर भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है। एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू फ्लूइड है ये आपका। ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए एक्वस चैम्बर कहां से कहां तो होता है, तो आपके आयरिस कॉर्निया से लेंस के बीच का जो पार्ट है इट इज द एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में आपका एक्वस ह्यूमर जो है ये फिल्ड होगा। ठीक है, ये समझ में आया? फिर आपके आयरिस ने इस एक्वस चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज द एंटीरियर चैम्बर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में क्या है ये अपन डिस्कस करेंगे। पहले एक्वस चैम्बर समझ में आया, इसको लिख लो। It is the part of eyeball which lie between cornea and lens। और किससे भरा हुआ होता है?
and filled with alkaline fluid. इस अल्कलाइन फ्लूइड को हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है. ठीक है. एक्वस ह्यूमर क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू फ्लूइड. फिर लिख लो आयरिस जो है ना, उसने आपके एक्वस चैम्बर को दो चैम्बर्स में फर्दर डिवाइड कर रखा है. Iris divide the aqueous chamber into two part. एक तो आपका एंटीरियर चैम्बर और एक है आपका पोस्टीरियर चैम्बर. तो आपका एंटीरियर चैम्बर जो है ये कहां से कहां तक का? इट इज द पार्ट ऑफ द आईबॉल विच लाई बिटवीन, मतलब ये आपका कॉर्निया से आयरिस तक का जो हिस्सा है वो तो है एंटीरियर चैम्बर, और आयरिस से लेंस तक का जो हिस्सा है वो होता है आपका पोस्टीरियर चैम्बर. ठीक है. एक्वस ह्यूमर पूरा कॉर्निया से लेकर, अभी आप डायग्राम में और अच्छे से समझ में आएगा, कॉर्निया से लेंस तक का पूरा पार्ट एक्वस चैम्बर. ठीक है. फिर अब उसमें भी एंटीरियर और पोस्टीरियर दो है ना, तो कॉर्निया से आयरिस वाला पार्ट तो एंटीरियर चैम्बर और आयरिस से लेंस वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर चैम्बर. ये जो आपका एंटीरियर चैम्बर है इसे अपन वीनस चैम्बर भी बोलते हैं. ये वेन्स जो है यहाँ से आपके CO2 और जो वेस्ट मटेरियल को यहाँ से बाहर लेके जाती है. ठीक है. और जो पोस्टीरियर चैम्बर है उसे अपन आर्टीरियल चैम्बर भी बोलते हैं. आर्टरीज जो है इट कैरी द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स. क्लियर? आगे आपको यहां तक समझ में? चलो ये लिख लेते हैं. ये लिख लिया ना सभी ने? हटा दूं इसे? ठीक है. लिखो आप लोग, दो पार्ट्स में डिवाइड किया ना, एक है आपका एंटीरियर चैम्बर और एक है आपका पोस्टीरियर चैम्बर. इसके बारे में बता दें कहां से कहां तक लाई करेगा. तो दिस चैम्बर लाई बिटवीन कॉर्निया एंड आयरिस. ठीक है. कॉर्निया और आयरिस के बीच वाला का तो पार्ट हो गया आपका एंटीरियर चैम्बर. ठीक है. इसमें क्या होता है आपके, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द वीनस चैम्बर. ठीक है. अब ये थोड़ा ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूज ना हो. एंटीरियर चैम्बर वैसे ए फॉर आर्टीरियल होता है. आर्टीरियल चैम्बर और वीनस चैम्बर है ना, पर इसमें उल्टा है. ए फॉर आर्टीरियल चैम्बर नहीं है, ए फॉर इसमें वीनस चैम्बर है. ठीक है. इट इज कॉल्ड, ऐसा तो नहीं होता. ये तो क्या हम लोग कंफ्यूज नहीं, ऐसे हम ट्रिक याद करते हैं. अब तुम लोग सोचते हैं कि साला कंफ्यूजन दिमाग में आए चाहे नहीं आए, आप बता के जरूर कंफ्यूज कर देते हो. ऐसा तो नहीं ना कि उल्टी चीजें याद रह जाती हो, कि मतलब पहले तो पढ़ते थे तो कंफ्यूज नहीं होते थे, लेकिन आप बता देते तो जरूर हो जाते हैं कि क्या बताया था. नहीं. तो एंटीरियर चैम्बर को अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड वीनस चैम्बर. तो वेन्स क्या करती है यहां से? हाँ, वेन्स कैरी CO2 and metabolic waste outside from here.
ठीक है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर आपके आयरिस से लेंस तक का जो पार्ट है ये हो गया आपका पोस्टीरियर चैम्बर। This chamber lies between iris and lens. इसको क्या बोलते हैं? आर्टीरियल चैम्बर। और आर्टरीज जो है इट कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द एक्वस चैम्बर। नेक्स्ट है आपका विट्रस चैम्बर। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट कर लो। लिख लिया इसे? हटा दूं इसे? ये तो आपका आर्टीरियल चैम्बर पूरा हो गया, सॉरी एक्वस चैम्बर पूरा हो गया। नेक्स्ट है आपका विट्रस चैम्बर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए विट्रस चैम्बर। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको वहीं बता दिया था। एक्वस चैम्बर में आपका एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट था, विट्रस चैम्बर सॉरी एक्वस ह्यूमर था, विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर होगा। एक्वस चैम्बर आपके कहां से कहां तक? कॉर्निया से लेंस तक का पार्ट था। ये जो है आपके लेंस से मतलब एक्वस ह्यूमर एक मतलब मैंने आपको बोला भी था लास्ट क्लास के अंदर कि डायग्राम अपन लास्ट में देखेंगे। रीजन ये थोड़ा थोड़ा पिक्चर आपके ऑटोमेटिकली बिना डायग्राम बनाए माइंड में क्लियर होगी ना। एक्वस चैम्बर क्या है, ठीक है, उसका एंटीरियर चैम्बर क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर क्या है। अब मैं इसके बाद बता रही हूँ विट्रस चैम्बर। तो विट्रस चैम्बर, अब एक्वस चैम्बर आपके लेंस तक खत्म हो गया। अब लेंस से लेकर रेटिना तक का जो पार्ट है वो हो गया आपका विट्रस चैम्बर। और इसके अंदर आपका जेली लाइक सब्सटेंस जिसे अपन बोलते हैं विट्रस फ्लूइड, ये फिल्ड होता है। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट। This portion lie between lens and retina. And is filled by a jelly like substance ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है आपका दैट इज द विट्रस ह्यूमर। ये आपका ट्रांसपेरेंट एंड थिक होता है लाइक एल्ब्यूमिन। It is called vitreous humor। ठीक है, ये समझ में आ गया। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर जो है ये आपका फील्ड है। नेक्स्ट हम लोग विट्रस ह्यूमर जो है ना इसका कंपोजिशन डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कितना परसेंट वाटर है, साल्ट्स है और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या क्या ये सब प्रेजेंट होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले चलो इतना लिख लो एक बार। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये? तो ये तो आपको पता है। चलो विट्रस चैम्बर में आपका विट्रस ह्यूमर जो है ये फिल्ड होता है।
ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये जो फ्लूइड है, इसका कंटेंट लिख लो। तो ये जो विट्रस ह्यूमर है, इट कंटेन, विट्रस ह्यूमर में आपका 99% तो वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वाइट्रिन। अब म्यूकोप्रोटीन कॉल्ड वाइट्रिन, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आपका हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, और हाइलोसाइट सेल्स जो है ये भी आपके इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ये जो एक्वस चैम्बर के अंदर जो एक्वस ह्यूमर था, ये एक्वस ह्यूमर और जो विट्रस ह्यूमर, ये दोनों के दोनों ही, ये दोनों फ्लूइड जो है दे आर सीक्रेटेड बाय द सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी क्या है पता है ना आपको? तो दोनों के दोनों ही फ्लूइड जो है सीलियरी बॉडी से सीक्रेट होते हैं। ये जो आपका एक्वस फ्लूइड जो है, ये लिख लिया सभी ने, हटा दूं इसे? ये जो आपका फिर जो एक्वस ह्यूमर जो है ये लीक होता है आपके कैनाल के थ्रू। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कैनाल ऑफ श्लेम। मतलब ये एक्वस ह्यूमर आपके कैनाल ऑफ श्लेम से लीक होके ब्लड कैपिलरीज में होगा और ये वापस आपके वेन्स में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये जो दोनों ही फ्लूइड होते हैं, दैट इज द एक्वस ह्यूमर वाला जो फ्लूइड है और जो विट्रस ह्यूमर वाला है, ये आपके एक प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करते हैं आपके आईबॉल के अंदर। और ये जो प्रेशर मेंटेन करते हैं इसकी वजह से आपके आईबॉल के अंदर कोलैप्सिंग जो है, अदरवाइज आपकी आईबॉल कोलैप्स हो जाएगी, तो ये इसकी कोलैप्सिंग से बचाते हैं। अब लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अब ये मैंने आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों फ्लूइड है दे बोथ आर सीक्रेटेड बाय द सीलियरी बॉडी। ठीक है, आपका जो एक्वस ह्यूमर है ये आपके कैनाल ऑफ श्लेम से लीक होता है ब्लड कैपिलरीज में और यहां से ये वापस से कहां रिटर्न हो जाता है? वेन्स के अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों ही फ्लूइड्स है ये क्या करते हैं? प्रेशर को क्रिएट करते हैं, प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करते हैं आपके आईबॉल के अंदर, जिसकी वजह से आपके आईबॉल के अंदर कोलैप्सिंग को बचाते हैं ये। ठीक है, अब अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपका जो कैनाल ऑफ श्लेम है, कैनाल ऑफ श्लेम का काम क्या है पता है ना? कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाए, किसी भी कोई भी कारण से अगर वो ब्लॉक हो जाए तो आपका ये जो एक्वस ह्यूमर जो वापस से वेन्स में पहुंच रहा है ये रुक जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? आपके आईबॉल के अंदर ये बढ़ जाएगा। ठीक है, वो फ्लूइड जो है उसके अंदर बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा आपके आईबॉल के अंदर, यानी कि ओनली आपके रेटिना के अंदर जो है ये प्रेशर बढ़ेगा और इसको अपन बोलते हैं इस डिसीज को ग्लोकोमा। समझ में आया ग्लोकोमा क्या है? किस वजह से हुआ कि अगर कैनाल ऑफ श्लेम, क्योंकि कैनाल ऑफ श्लेम से ही आपका एक्वस ह्यूमर लीक होता है जो ब्लड कैपिलरीज में पहुंच के वापस से वेन्स में पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये कैनाल ऑफ श्लेम ही ब्लॉक हो गया तो यानी कि अब आपका जो फ्लूइड है ये इंक्रीज होगा आईबॉल के अंदर, तो ये फ्लूइड बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर को मेंटेन कर रहा है लेकिन ये प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वो उसमें चैम्बर में बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा आपके आईबॉल में, रेटिना पर प्रेशर बढ़ेगा। ये जो प्रेशर बढ़ रहा है आपके रेटिना पर, इसी को बोलते हैं अपन, इट इज नॉन एज ग्लोकोमा। क्लियर? आया आपको समझ में क्या होता है? तो लिख लीजिए इसके बारे में, दैट इज द एक्वस फ्लूइड and vitreous fluid. They both are secreted by the ciliary body.
पे मैंने बताया आपसे ये जो एक्वस फ्लूइड है ये किसके थ्रू लीक होता है? बाय कैनाल ऑफ श्लेम। into blood capillaries and again reach to veins. तो मैंने बताया ये एक्वस ह्यूमर और जो विट्रस ह्यूमर है ये आपके एक प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। एक्वस ह्यूमर and vitreous humor they both maintain a proper pressure inside the eyeball. Which prevent the collapse of eyeball. अब अगर किसी वजह से भी ये ब्लॉक हो जाए, इफ कैनाल ऑफ श्लेम जिसके थ्रू आपका एक्वस ह्यूमर लीक करता था, अगर यही ब्लॉक हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, देन आपका जो एक्वस फ्लूइड है इट इज फिल्ड इन द चैम्बर एंड increase the pressure inside the eyeball, which increase the pressure at retina. ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन, इट इज कॉल्ड ग्लोकोमा. ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई अपना खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग वर्किंग ऑफ आई और मैकेनिज्म ऑफ विजन जो है ये स्टार्ट करेंगे और फिर ईयर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है. और आपका जो डायग्राम है ये मैं आपका एनसीईआरटी कल, ये डायग्राम भी मैं आपके साथ कल ही डिस्कस करूंगी. ठीक है, समझ में आया आपका? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. तो आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने, कल मैंने आपको यहां तक तो एक आउटलाइन बता दिया था इंटरनल स्ट्रक्चर का. फाइब्रस ट्यूनिक पूरा डिस्कस कर लिया था. वैस्कुलर ट्यूनिक में जो 3 लेयर्स थी उसमें कोरोइड लेयर डिस्कस कर ली थी. सीलियरी बॉडी से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था. तो सीलियरी बॉडी में आपको पता है कि सीलियरी प्रोसेस है. ठीक है, 2 सीलियरी मसल्स प्रेजेंट थी, दैट इज द सर्कुलर एंड द मेरिडियनल मसल. मेरिडियनल मसल का जो इनर पार्ट है, ठीक है, वो तो किससे, आपके कोरोइड लेयर से अटैच्ड होता है, और इसका आउटर पार्ट आपके स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से. ठीक है, फिर अपन ने इसके बाद क्या पढ़ा था? तीसरी लेयर कौन सी थी इसके अंदर? इट इज द आयरिस. आयरिस के बारे में मैंने बताया कि ये आपके कोरोइड लेयर या फिर वैस्कुलर ट्यूनिक जो है ये आपके स्क्लेरा से सेपरेट किसके थ्रू होता है? सेपरेट होता है इंक्लाइन टुवर्ड इनसाइड, और एक कलर्ड स्क्रीन का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं आयरिस. ठीक है,
फिर और क्या बताया था मैंने आयरिस के अंदर आपको, बताओ पढ़ा है ना आज अभी तो, थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं है, थोड़ा किताब देखो शायद पॉइंट याद आ जाए तो अंदर का याद आ जाए। और वो तो मसल्स बताई थी, मसल ऑफ आइरिस जो है दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एंड मसल्स ऑफ बॉडी दे आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। फिर ऑरिजिन के बाद कलर्स, हाँ पिपिल क्या है अब ये बताओ, इनर पोर्शन, एक कैनाल प्रेजेंट होती है, कैविटी इसके उसमें है ना, प्यूपिल के बारे में बताया था। फिर आज की क्लास का आज ही भूल जाते हैं यार, अभी तो पढ़ाया है मैंने, है चलो ये तो याद होगा। इसके बाद कौन सा पॉइंट पढ़ा था, अंदर का तो पता होना चाहिए। हाँ आयरिस के अंदर अपन ने दो तरह की मसल्स से रिलेटेड पढ़ी थी, दैट इज द रेडियल डायलेटरी मसल एंड द सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। रेडियल डायलेटरी मसल जो है ये तो आउटर स्ट्राइटेड मसल है, इसमें होता है एक्सपेंशन। डायलेशन से अपन को ये याद रखना था कि अगर दिस मसल एक्सपेंडेड इन द आयरिस ब्रेथ वाइज, ठीक है, और अगर इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके आयरिस का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्यूपिल का डायमीटर इंक्रीज होता है, ये डिम लाइट में होता है और इसको अपन बोलते हैं मिड्रासिस। जो सर्कुलर स्फिंक्टर मसल था इसकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आयरिस की मसल, आयरिस के अंदर ये एक्सपेंड होता है, प्यूपिल इसके अंदर डायमीटर इसके अंदर डिक्रीज होता है, डिम लाइट की जगह हाई लाइट में होता है, और वो मिड्रासिस था, ये मायोसिस है। ठीक है, तो ये आपका पूरा वास्कुलर ट्यूनिक जो है खत्म हो गया था। यहाँ पर न्यूरोसेंसरी वो अपन ने डिस्कस किया था। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक 3 लेयर थी, पिगमेंटेड लेयर, वो तो नाम से ही पता लग रहा है कि इस लेयर में जो सेल्स होंगी दे आर पिगमेंटेड, मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सेंसरी में हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है। रॉड्स एंड कोन्स जो है वो आपकी सेंसरी लेयर में प्रेजेंट है। रॉड्स के बारे में बताया था कि लॉन्ग, थिन और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, 1200 लाख नंबर के अंदर होती है। रॉड्स जो है ये आपके लाइट और डार्क के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रॉड्स जो है ये ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द कोन्स, और इसके अंदर एक पर्पल कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं अपन रोडोप्सिन पिगमेंट या फिर विजुअल वाइट पर्पल, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कोन्स को जस्ट अपोजिट किया था, वो लॉन्ग है तो ये स्मॉल है, और वो आपकी थिन होती है, ये थिक होती है। ठीक है, वो 1200 लाख है नंबर में, 65 लाख है। वो लाइट और डार्क के बीच में डिफरेंशिएट करती हैं। ये लाइट की प्रेजेंस में डिफरेंट कलर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, उसमें रोडोप्सिन दैट इज द विजुअल पर्पल कलर पिगमेंट है, इसमें आइडोप्सिन दैट इज द विजुअल वायलेट कलर प्रेजेंट है। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स के बारे में अपन ने ये इसके अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, ये रॉड्स एंड सेंसरी वाला हो गया। इसके बाद गैंग्लियोनिक लेयर थी। गैंग्लियोनिक में वो नर्व गैंग्लिया कौन से क्या वो सिनेप्स बनाता है वो आप पूरा आपको पता होना चाहिए। मेन चीज उसके अंदर थी आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो आपके जो ऑप्टिक नर्व है इट लीव्स द रेटाइना एंड द रेटाइनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट अ पॉइंट का मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल, और इस पॉइंट पर आपकी फोटोरिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती है, इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। फिर एक और कोई चीज बताई थी, फीवा बताया था उसकी सेंट्रल कैविटी पे, वो आपको पता होगा मैक्यूला ऑफ ल्यूटिया, ये क्या है, फीवा क्या है। यहाँ पर हाई विजुअल एक्यूटी प्रेजेंट होती है, आपका रेजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इसी के अंदर होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर लेंस अभी जस्ट पढ़ाई है अपन ने। ठीक है, कौन से, फिर लेंस में भी आपका एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर था। एक्वस चैम्बर कहां से कहां तक का पार्ट है, तो सीलिया से कॉर्निया से आयरिस तक का, कॉर्निया से लेंस तक का पूरा एक्वस चैम्बर। फिर इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर है, तो कॉर्निया से आयरिस वाला तो एंटीरियर है और आयरिस से लेंस तक पोस्टीरियर है, और विट्रस चैम्बर लेंस से रेटिना तक का पार्ट है। ठीक है, एक्वस चैम्बर में एक्वस फ्लूइड होगा, ठीक है, एक्वस ह्यूमर होगा, सॉरी एक्वस ह्यूमर। अब आयरिस जो है इस एक्वस चैम्बर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज द एंटीरियर चैम्बर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर कहां से कहां तक का पार्ट है ये तो बता दिया। एंटीरियर चैम्बर को अपन वीनस चैम्बर बोलते हैं और पोस्टीरियर चैम्बर को अपन आर्टीरियल चैम्बर बोल रहे हैं। ठीक है, विट्रस ह्यूमर अपन विट्रस चैम्बर पूरा डिस्कस कर चुके। ग्लोकोमा क्या है ये आपको डिस्कस कर चुके, शायद इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, इसे क्लियर है।
समझ में आया आज का लेक्चर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में आई के अंदर तो बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन. ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और ईयर स्टार्ट कर लेंगे इसमें. और ईयर जो है ये आपके इस चैप्टर का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट वो है, लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए इसको पढ़ना शुरू कर देना, फिर एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे क्योंकि अपन उसके बाद. ठीक है, और एनसीईआरटी रोज की रोज पढ़ते जाओ, ये रोज मैं बोलती हूँ पढ़ते जाओ. अब आई हो गया ना, ये मैकेनिज्म ऑफ विजन वाला पूरा पार्ट छोड़ देना और अभी तक अब आई पूरा पढ़ो एक बार एनसीईआरटी से, तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या अपन ने, क्योंकि उसमें ना ग्लूकोमा ग्लोमा सब दे रखा है, ये आपका ये दे रखा है, इसमें एक्वस चैम्बर के बारे में ये सब दे रखा है, ब्लाइंड स्पॉट और वो सब दे रखा है. बीच के कुछ कुछ में सिर्फ नाम है, इतना डिटेल में नहीं, पर एक बार अब थ्योरी पढ़ना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, समझ में आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू.